हेलो कसम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आपने किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, है ना। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको उसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। तो वो वीडियोस एक बार और आप दोबारा सुनना, ठीक है। तो उसमें आपको और कुछ भी मिलेगा, क्लियर और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उससे आपको खुद को और अच्छा लगेगा, ठीक है। आज हमारा सिंपल टॉपिक है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको भी डेप्थ में समझना है, जितना आपको पता है उससे भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एटम्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। एटम का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सॉरी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, जो होगा वो एटम। जैसे कि घर है, घर में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, घर जैसे बनता है, ब्रिक, ठीक है। ब्रिक यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो एटम होता है 10⁻⁻10 होता है उसका साइज, ठीक है। तो बहुत छोटा साइज है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, ठीक है। तो उसको हम देख नहीं सकते। हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग एटम होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, ठीक है, एंड दे आल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, ठीक है। तो एलिमेंट के साथ रिलेट होता है, मैं यहां लिख देता हूं। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एटम्स। मतलब कि एटम्स को मिला के बनता है एलिमेंट, राइट। अगर मैं बोलूं मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है या 1 ग्राम कार्बन है, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कंपाउंड है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। कुछ को ये कंफ्यूजन है, कंपाउंड क्या है मॉलिक्यूल क्या है, कुछ नहीं। जैसे एलिमेंट पूरा है, ठीक है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम। कंपाउंड जैसे वाटर है, ठीक है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। और फर्दर हमारे पास मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, होमो एंड हेटेरो, ठीक है। होमो मीन सेम मॉलिक्यूल फर्दर दो तरह के, जैसे H2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद CO2, ये हेटेरो है, H2O, Cl2, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं होमो हेटेरो। ये हमने अभी थोड़ा सा लिखना है थ्योरी, ठीक है। सो राइट डाउन। देखो बच्चे हेडिंग के ऊपर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम देखो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, the smallest particle of an element which may or may not have independent existence is called an atom. ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके जो एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन के एटम तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन एटम ऐसे सिंगल एग्जिस्ट करता है, कार्बन एज अ सॉलिड, बिल्कुल, ठीक है। हाइड्रोजन का नहीं करता, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन होता है H2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कंबाइन होने की, है ना। आपने पढ़ा होगा वैलेंसी, है ना। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जैसे बाहर होती है, आपस में कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है, आगे लिखो, इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन के बाद। The atoms of certain elements such as hydrogen, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, यानी कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, क्लोरीन भी लिख सकते हो, एटसेट्रा, आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वेयर एज एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, जो नोबल गैसेस, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में लास्ट में होती है, अपने 10th में पढ़ा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इतना जरूरी नहीं है। 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, ये नोबल गैसेस हैं। तो क्या है ये 18 ग्रुप एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस।
ये these gases are capable of having independent existence, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। राइट डाउन। जैसे आपने अभी पढ़ा एटम जो होता है अल्टीमेट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल किसका, एलिमेंट का, उसी तरह मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसका, मॉलिक्यूल किसका, कंपाउंड, ठीक है। राइट डाउन मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस is called a molecule, is called a molecule. Molecules can be classified into two types. Next लिखो, molecules can be classified into two types: homoatomic molecules, heteroatomic molecules. ये बच्चे एग्जांपल्स लिखनी थी, ठीक है। homoatomic molecules, heteroatomic molecules, homoatomic molecules, heteroatomic। ये तो बच्चे आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, है ना। होमोटॉमिक मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये न्यूक्लियस प्लस हाइड्रोजन एटम क्या बन जाएगा, H2, ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि H प्लस H क्या बन जाएगा, H2। एटम एटम गिव राइज टू अ सिंगल मॉलिक्यूल। राइट डाउन, फर्स्ट लिखो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, these molecules are made up of atoms of the same element, ठीक है, जैसे कि ये सेम एलिमेंट का एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। राइट डाउन, these molecules are made up of the atoms of the same element। एक नेक्स्ट में लिखो, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी की थी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस कंसिस्ट ऑफ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2, O2, Cl2, F2, ठीक है, एग्जांपल्स लिख लेना, H2, Cl2, F2 एटसेट्रा, ठीक है। आगे लिखो बच्चे, heteroatomic molecules, these molecules are made up of, these molecules are made up of atoms of different elements, atoms of different elements, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, है ना, जैसे कि H2O, CO2, ठीक है, क्लियर। राइट डाउन दीज एग्जांपल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। Let's move to next topic, that is atomic mass, very important topic, atomic and molecular masses। देखो atomic mass, पहले हम atomic mass करते हैं। atomic mass क्या होता है, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, एटम का मास कैलकुलेट करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना। तो फिर इसको करेंगे कैसे, इसको ऐसे तो है नहीं आप वेइंग मशीन पे रख दोगे वेट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही वेइंग मशीन हमारे पास है ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, इतना कम वेट में मेजर कर सकूं, तो फिर इसको रिलेटिवली नापेंगे, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये भी हल्का ये भी हल्का, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ रेशो में होंगे, तो इसलिए हम रेशो में करते हैं। कैसे, किसी का भी एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, 1/12 करके, ठीक है, मास हम लेंगे एटम का मास और जिसका हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके केस में हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, हम मास लेंगे एटम का, किसका, जिसका हमने एटॉमिक मास निकाला, मान लो जैसे हाइड्रोजन का निकालना है ना, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन, है ना, यानी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ, यहां मैं हाइड्रोजन लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, एलिमेंट,
ठीक है, एलिमेंट, नीचे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। बच्चे यहाँ पे मैं दो बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कुछ भी नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ ऐसे होता था, ठीक है, कैसे होता देखो। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है ना, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऊपर वाली टर्म तो मेरे को समझ आ गई कि एटम का मास लेना जी, ठीक है। नीचे वाली टर्म क्या करेगी, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम बाय 1/12 बाय नॉट 1/8 बाय नॉट 1/2 बाय 1/12, ठीक है। और कार्बन ही क्यों, ठीक है, कार्बन इसलिए, कार्बन सबसे ज्यादा अबंडेंट था, ठीक है, तो इसलिए कार्बन लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाय 1/12, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर ये है कि जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का वेट कार्बन के कंपैरेटिव में कम होता है ना, हाइड्रोजन का वेट कम होता है, 12 टाइम्स कम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है, उसका वेट 1 लाने के लिए, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कितना है 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा, मैं कहीं से शुरू कर देता 5 से 6 से, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 6 है जी, तो ऐसे नहीं ना, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने, तो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए 1/12 चूज किया, समझ आया। मैं रिपीट करता हूँ, देखो हाइड्रोजन लाइट होता है, ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक मास हम रिलेटिव 1 मान के चलेंगे, है ना। उसको 1 लाने के लिए यहाँ पे 12 रखा गया, क्योंकि कार्बन का जो वेट होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 12 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 ली। क्लियर, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, ये अभी डेफिनेशन लिख लो, फिर ये लिख लो इस फॉर्म में, ठीक है। राइट डाउन, देखो the atomic mass of an element is defined as the atomic mass of an element is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of as compared to the, यहीं पे लिख दो, as compared to the 1/12 mass of the atom of carbon taken as 12, 1/12 लिख लेना, compared to the 1/12 mass of an atom of carbon taken as 12, taken as 12 का मतलब कार्बन के जैसे आइसोटोप आते हैं, कार्बन 12 आता है, कार्बन 13 आता है, कार्बन 14 आता है, तो कार्बन 12 की जो अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट में वो मैक्सिमम है, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। अब आप इसको में लिख लो, रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस राइट डाउन, लिख लो, इसको लिख लेना, मैं रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। इसको आजकल बोलते हैं यूनिफाइड मास, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, यानी कि यू, एएमयू, यू से नोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट सिंपल, ये 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12, ठीक है, कार्बन एटॉमिक मास 12। तो ये जो हमने नीचे वाली टर्म थी, रिलेटिव एटॉमिक मास में जो नीचे वाली टर्म थी, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में नापते हैं ना किसी का भी वेट, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड ले लिया हमने एटॉमिक मास यूनिट की, एटम्स को तोलने का तरीका, यूनिट, ठीक है। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और इसकी जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है 1.6। यहाँ पे जो आएंगे वो आपको इतने याद नहीं करने, आपको बस ये नंबर याद रहना चाहिए, 10⁻²4, ठीक है। नंबर में लिख देता हूँ, 1/66056 66056 इंटू 10⁻²4, ठीक है। लिखो एटॉमिक मास यूनिट लिख लिया, उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो, फिर ये नोट डाउन करना, राइट डाउन, द क्वांटिटी ऑफ मास, सेम ही लिखवाना, कुछ अलग नहीं लिखवाना मैंने, अगर ये लिख लिया तो भी कोई नहीं। द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल्स टू 1/12
ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है जी, तो यही लिखा है। अब लिख लो 1 mu इक्वल्स टू ऐसे, या 1 u, mu मत लिखना, u लिखो, ठीक है, क्योंकि आजकल u ही लिखते हैं, तो 1 u आ गया जी, 1 u आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, पूरा दिमाग इधर, ठीक है, अगर कोई काम कर रहे हो सब छोड़ दो, सारा ध्यान आपका इधर होना चाहिए, तभी वो चीज कराने का फायदा है, ठीक है। देखो ये टर्म कैसे है, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 1 mu इसके इक्वल कैसे आया, है ना, तो ये हमें कैलकुलेट देखते हैं कैसे आता है, लेट्स सी। मैं बच्चे आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा कभी। देखो 1 mu मेरे को पता है, या 1 u, इट्स बेटर टू राइट 1 u। 1 u जो होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, है ना, ये होता है। तो 1/12 दिया यहाँ पे, इनटू करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास मेरे को तो पता नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है, तो फिर कैसे करें, लेकिन मेरे को कुछ थोड़ा सा कुछ याद है ना। देखो क्या याद है, कार्बन का जो एटम होता है, कार्बन का एटॉमिक क्या होता है कार्बन में, कार्बन का 612 होता है, 12 होता है ना, ये 12 क्या है, देखो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये तो आपको पता है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन हुए और 6 न्यूट्रॉन हुए और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का हम मास कैलकुलेट नहीं करते, नहीं लेते, एटॉमिक मास में नहीं लेते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एटम के उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए नहीं लेते। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है सेम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो 6 में 6 12 p लिख सकता हूँ, 12 प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास आपको पता होना चाहिए, 12 into 1.66 into 10⁻⁻²4, ये वेट होता है किसका, ये आ गया आपके पास मास ऑफ कार्बन एटम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 1.66 जो हमने आगे लिखा था 0.56, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये किसका वेट आ गया, मास ऑफ कार्बन, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.99 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, करके देखना, 1.99 10⁻⁻23 आ जाएगा, ठीक है। हम वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको सीधा बाहर रखने वाले हैं। ये वीडियो तो ये यहाँ से एक दो बार देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ रख दूं इनटू 1.66 10⁻24, आंसर मेरे सामने है, मेरे को पता है कैसे है। हम किसी को भी समझा सकते हैं कि 1 mu होता क्या और कहां से आता है, क्लियर। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलो आगे चलते बच्चे, नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा टॉपिक है, आपने किया हुआ है ना, 9th में थोड़ा सा टॉपिक आता है इसका, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। देखो जो कार्बन है अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलता है, देखो कार्बन 12 मिलेगा, कार्बन 13 मिलेगा, कार्बन 14 मिलेगा, तीनों है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कम है, 1% भी नहीं है, ये उससे भी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए हम कार्बन का जो हम अब मेरे पास ऐसे पढ़े हैं, तीनों चीजें पढ़ी हैं, सारी चीजें पढ़ी हैं, इसमें तो देखो अबंडेंस में फर्क है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कम है, लेस देन 1% की, उससे भी कम है। तो इसमें तो हम नॉर्मली सीधा इसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको ले लेंगे, है ना। तो कार्बन का मास कितना बोलते हैं, 12, कार्बन का मास कितना बोलते हो, 12 बोलते हो ना, ठीक है। एक्चुअल में 12.001 होता है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन पे आता हूं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन एग्जिस्टिंग 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स, ठीक है। ये 35%, ये 37, सॉरी 35% बोल दिया,
इसका 35 होता है अटॉमिक मास, इसका 37 होता है। लेकिन आप लोग एक्चुअल में जो लेते हो, अपने क्वेश्चंस किए होंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया होगा, आप लेते हो इसका क्लोरीन का 35.5, तो ये 5 कहां से आया है ना। और वहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कई बार कि सर ये फ्रैक्शन में क्यों है ना। तो ये फ्रैक्शन में इसका मतलब तो ये होगा कि हमारे पास न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में चले गए, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, न्यूट्रॉन तो फ्रैक्शन नहीं, ये इनका एवरेज एटॉमिक मास है। 35 और 36, 35 और 37 का जब एवरेज लोगे तो 36 आएगा ना। ये 35.5 है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। इनकी वजह अबंडेंस अलग अलग होती है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो क्लोरीन 35 है ना, वो ज्यादा है। ये अगर 3 है तो ये 2 है, ये अगर 4 होंगे अर्थ क्रस्ट में तो ये कम है, ठीक है। अगर ये 4 है तो 1 है। मैं इसकी आपको रेशियो बता देता हूँ। इसकी रेशियो है 3:1। अगर ये 3 है तो ये 1 ही है अर्थ क्रस्ट में, तो इसकी अबंडेंस ज्यादा है, तो इसलिए इस आंसर जो है इसके पास है। वो हम कैलकुलेट करते, वही तो मैं कैलकुलेट करना, देखो कैसे। तो हम निकालेंगे एवरेज कंसेप्ट, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू दिस इनटू इट्स फ्रैक्शन, ठीक है। कितना है ये? इस 3 है, 3:1 रेशियो में ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 37 इनटू कितने 1 डिवाइड बाय 3 + 1 4, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। इसमें इनटू 100 जरूरत ही नहीं, हमें सीधा फ्रैक्शन है, ठीक है। 100 की 100 करने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे 35.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ नहीं आया होगा कैसे किया, ये मैं अभी डिटेल में कराता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं सारा समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि 35.5 क्यों आता है। उसका आप आंसर क्या दोगे कि क्लोरीन के भाई 2 आइसोटोप होते हैं, एक 35 होता है, एक 37 होता है। हमने दोनों की अबंडेंस के हिसाब से उनको मर्ज किया हुआ है, जो उसका कलेक्टिव आंसर आ रहा है वो बता रहे हैं हमको, 35.5, ठीक है। चलो लिखो, एग्जांपल लेते हैं सीधा। आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस, एटॉमिक मास यूनिट। आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। और रिलेटिव अबंडेंस इसमें परसेंटेज है, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू। कार्बन 12, जो कार्बन 12 है 98.892 अप्रोक्सीमेटली 99 चला गया, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 12 है, ये लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद तो जिसको आप कार्बन 13 लेते हो, ठीक है, वो कितना है 1.108 और ये है 2 × 10⁻⁻10, दैट इज कार्बन 14। इसको आप 13 अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13-14 लिखो, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बुक में 13.00 समथिंग लिखा है, छोड़ दो, ठीक है। देखो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, ठीक है। होपफुली आपको इधर दिख रहा होगा, है ना। देखो जिस जौन सा आइसोटोप 98% से ऊपर है, यानी कि 98.8% है, ठीक है, वो कौन सा है? कार्बन 12। तो 12 को मल्टीप्लाई करो इससे, 12 × 98.892 प्लस 13 को मल्टीप्लाई करो इससे 1.108 प्लस 14 को मल्टीप्लाई करो 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी 14 से, और डिवाइड किसके साथ करोगे? ये टोटल सम क्या होता है इसका 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना, आंसर आएगा 12.001, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें 3 वाला केस था, मैं आपको अभी 2 वाला केस करता हूँ, ठीक है। इसका आंसर लिख लेना 12.001 आएगा,
मैं आपको क्लोरीन वाला लगाता हूँ जो हमने छोड़ा था, मैंने डायरेक्ट करा दिया था ना आपको। देखो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 3:1 में था ना, याद रखना 3:1 में था। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? ये कितना है 3 आउट ऑफ टोटल 4, कितना है 0.75, परसेंटेज में कन्वर्ट किया 75%, 75%, ये 25%, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड समझ आएगा जल्दी। इधर इसका 35, इधर 37, इसको हम इधर ही कर लेते हैं। देखो एवरेज कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, परसेंटेज का 100 नीचे बिल्कुल, प्लस 25 इंटू 37 इधर लिख लो, 37 इंटू 25 100 नीचे, ठीक है। आंसर आ गया। वो मैंने 100 उसके केस में मैंने सीधी लाइन मार के 100 नीचे लिख दिया था, जगह कम थी मेरे पास। कैलकुलेट करो 35 में 5 आएगा खत्म, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट। बच्चे वेरी गुड, ठीक है। इसके क्वेश्चन भेजूंगा, असाइनमेंट में भी है 1-2 क्वेश्चन, वो ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास, 2 टॉपिक बचे आज के। ग्राम एटॉमिक मास, राइट डाउन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम, बिल्कुल आसान टॉपिक, कुछ नहीं करना। ये कार्बन का एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। इसी मास को मैं सेम मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये एक एटम का मास है, ठीक है, और इसको हम कर देंगे ग्राम में, ठीक है। आया समझ? 1 एटम ऑफ कार्बन लिख भी देता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 1 एटम ऑफ कार्बन weighs how many grams, how many U's, 12 U, U भी तो यूनिट है, 1.66056 10⁻⁻²4, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब कि कार्बन का जो एक एटम होता है उसका वेट बहुत कम है ना, मैंने कैलकुलेट करके बताया था वो, ठीक है बच्चे। तो इसी वेट को अगर मैं ग्राम में कर देता हूँ वो आ जाएगा, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। राइट डाउन ग्राम एटॉमिक मास इज द क्वांटिटी, ग्राम एटॉमिक मास इज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट whose mass in grams is numerically equals to its atomic mass, whose mass in grams is numerically equals to its atomic mass। मतलब कि जो 12 ग्राम होगा वो क्या होगा कार्बन के केस में, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 12 ग्राम, ठीक है बच्चे। इसमें कितने एटम है, इसमें एवोगैड्रो होते हैं, वो भी कैसे आता है वो मोल कंसेप्ट करेंगे कल, ठीक है, वो तब बताऊंगा। चलो इसको मैं रख कर देता हूँ, ये नोट कर लेना, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो राइट डाउन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों चीजें करनी है। लिखो मॉलिक्यूलर मास, द एवरेज रिलेटिव मास, the average relative mass of a molecule compared to the mass of an atom of carbon, compared to the 1/12, यहां पे भी लिख लो, compared to the 1/12 mass of an atom of carbon taken as 12, ठीक है। जैसे कि आप लोग निकालते हो, है ना, जैसे CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, करते थे ना 9th में, 12U इसका प्लस 4 इंटू 1U 16U, ठीक है बच्चे। ये मैं थोड़े से क्वेश्चन लिख दे भी देता हूँ आपको, ये आप मेरे को करके भेज देना, ठीक है। इनके मोलर मास एग्जैक्ट लेने हैं, ठीक है। फास्फोरस के बुक में देखोगे 30.99 ऐसे कुछ दिया होगा, 31 लेना है, ठीक है। 31 से 32 मैं आपको बता ही देता हूँ जो चाहिए। सोडियम 23U, हाइड्रोजन का आपको पता है, कार्बन पता है, ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन लिख देता हूँ,
16U, सल्फर 32, सल्फर का हमने अभी लॉ में किया था, है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में किया था, पता होना चाहिए। फास्फोरस 31, चलो ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी यहीं पे जगह छोड़ दो और नीचे लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये नोट कर लेना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोला ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर। चलो सिमिलरली जैसे कहा CH4 लिखा था 16U इसका एक मॉलिक्यूल का मास है ना, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो ग्राम मॉलिक्यूल मास आ जाएगा। राइट डाउन a quantity of substance whose mass in grams is numerically equals to its molecular mass. Mass in gram is numerically equals to its molecular mass is called gram molecular mass. ठीक है बच्चे, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन बस आज के इसके। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फर्स्ट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। देखो सेकंड ग्राम एटम तो 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पार्ट 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट पार्ट देखो। इसके लिए कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ 40 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना है 40, 1 ग्राम 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितना हो गया 40 ग्राम होगा, है ना। हमें निकालना है 1.5 ग्राम एटम्स का वेट, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम वेस 40 ग्राम, समझ आया। 1.5 का निकाल दो कितना होगा 40 इंटू 1.5, 60 आ जाएगा, आया समझ, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। लेट्स डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ही करा रहा हूं, देखो जब 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या निकालना है 12.8 ग्राम एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया, ग्राम एटम्स, कैलकुलेट ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वेरी नाइस। हमें पता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम। हमें कितना वेट गिवन है 12.8। हम लोग सिंपल यूनिटी मेथड आप लोगों का फेवरेट होगा 1/16 इंटू 12.8। यहाँ पे कैलकुलेशन इसको हम देख लेते हैं, 16 पे केवल 1/8 आता है शायद, है ना, 8 पे जाता है, दैट इज 0.8 ग्राम। चलो ये बच्चे आपके क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ के क्वेश्चन मैं आपको भी पिक भेजूंगा, वो क्वेश्चंस कर लेना। इसके यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म होएगा उसके नेक्स्ट पेज में मेरे को क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और साइड बाय साइड असाइनमेंट करनी शुरू करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।